तो स्टूडेंट्स, आई होप कि यू आर प्रिपेयर्ड वेल। आपको नॉलेज पूरी है एफएम की, है ना? क्योंकि अब क्या है कि मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह तभी सॉल्व होते हैं जब हमें पूरा एफएम आता है। ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ने से नहीं आते ये सब क्वेश्चंस। तो सबसे पहला डाउट मुझसे पूछा गया है मॉडल टेस्ट पेपर वन का। मॉडल टेस्ट पेपर वन का पहला केस सिनेरियो। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, अपने जो एमसीक्यू आते हैं उसमें पहला क्वेश्चन केस सिनेरियो बेस्ड आता है ना? और वो केस सिनेरियो कुछ नहीं होता है, जो हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बड़े बड़े वाले करे थे ना, उन्हीं को ये लोग एमसीक्यू में केस सिनेरियो के जैसे दे देते हैं कि आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने की, मतलब बहुत अच्छे से लिख लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्विकली आपको आंसर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एमटीपी वन का डाउट पूछा गया कि एनवी इंडस्ट्रीज, ये आपको स्टूडेंट्स मैंने फैक्टरिंग का क्वेश्चन कराया हुआ है। फैक्टरिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो ही आपको ये आएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है एनवी इंडस्ट्रीज इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच मैनेजेस इज अकाउंट्स रिसीवेबल। अच्छा, केस सिनेरियो पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि जैसे एक आइडिया लग गया कि ये फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले चेक कर लो कि वो पूछ क्या क्या रहे हैं। तो एक तो व्हाट इज द एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल्स पूछ रहे हैं, यानी एवरेज डेटर्स बोल दो इसको। और इसके अलावा वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मच एडवांस फैक्टर विल पे अगेंस्ट रिसीवेबल्स। तो हम लोग स्टेप वन बोलते थे कि फैक्टर कितना एडवांस देगा। तीसरा, व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, है ना? जो हम लोग कॉस्ट निकालते थे कि कॉस्ट कितनी है हमारी। और जब ये एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है बिफोर सेविंग्स। तो ध्यान रखिएगा, अगर एमसीक्यू में एनुअल कॉस्ट पूछ रहे हैं तो इसका मतलब होता है बिफोर सेविंग्स। और जब हम सेविंग्स कंसिडर कर लेते थे तो हम उसको नेट कॉस्ट बोलते थे। तो फोर्थ पॉइंट में नेट कॉस्ट पूछा है, यानी आफ्टर सेविंग्स। तो एनुअल कॉस्ट पूछे तो वो बिफोर सेविंग्स है, और नेट कॉस्ट पूछे तो आफ्टर सेविंग्स है। और फिर याद हो तो लास्ट स्टेप में हम लोग इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालते थे। तो मतलब करना वही है जो हम लोग अपने सोल्यूशंस में करते थे। तो क्वेश्चन ऐसे था कि एनवी इंडस्ट्रीज अपने डेटर्स को मैनेज करना चाह रही है। इट सप्लाइज स्मॉल आर्टिकल्स टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। टोटल सेल्स लेजर स्टैंड्स एट 200 lakhs, ऑफ विच 80% इज ऑन क्रेडिट सेल। 80% ही स्टूडेंट्स क्रेडिट सेल है, 20% अपना कैश सेल है। 200 लाख में 20% कैश सेल है, 80% क्रेडिट सेल है। कंपनी एज अ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ 2/40 नेट 120। तो इसका मीनिंग याद होगा आपको कि अगर 40 डेज में दोगे तो 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना 120 डेज में तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट 50% कस्टमर्स अवेल डिस्काउंट। अवेल डिस्काउंट का मतलब वो लोग 40 डेज में पे कर रहे हैं, जो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं वो 40 दिन में पे कर रहे हैं। एंड द बैलेंस आर कलेक्टेड इन 120 डेज। और जो बाकी 50% लोग हैं वो 120 डेज में दे रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। तो 50% लोग 40 दिन में दे रहे हैं और 50% लोग 120 दिन में दे रहे हैं। तो डिवाइड बाय 2 कर दे तो आपका एवरेज आ जाएगा 80 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 80 डेज आ जाएगा, है ना? अच्छा सर, सिंपल एवरेज कैसे कर दिया? क्योंकि 50% बोल रहे हो तो सिंपल एवरेज हो जाता है। पर अगर आप बोलते 60% 40 दिन में दे रहे हैं, 40% 120 दिन में दे रहे हैं, तो फिर हम उसका वेटेड एवरेज कर देते हैं। फाइनेंस कंट्रोलर एस्टिमेट बैड डेट्स आर अराउंड 1% ऑफ क्रेडिट सेल। बैड डेट्स 1% है स्टूडेंट्स, अभी हो रहा है। With escalating costs, with in-house management, with the need of unburden the management, the CFO is examining the possibility of outsourcing its factoring services. वही factoring करना चाहते हैं। Currently, the firm spends about 2,40,000 per annum to administer its credit sale. Administration cost लग रही है 2,40,000 की। अच्छा, these are avoidable. These are avoidable का मतलब हो गया कि bad debts और administration cost दोनों क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा।
है ना। जब बोल दिया दीज आर अवॉइडेबल तो सिर्फ ये नहीं मानेंगे कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ही बचेगा, बैड डेट्स भी आपका बचेगा। अच्छा, द मेन एलिमेंट्स आर 2% कमीशन लेगा, 18% इंटरेस्ट लगाएगा आफ्टर विदहोल्डिंग 10% एज रिजर्व। ऑल्सो कंपनी हैज ऑप्शन टू टेक अ लोन एट 15% और मे टेक बैंक फाइनेंस एट 14%। बोल रहा है लोन भी ले सकते हैं 15% पे और बैंक से भी ले सकते हैं 14% पे, पर वैसे एमसीक्यू वाइज इस लाइन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ ऐसा पूछा नहीं है कि एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, तो हमको इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बस फटाफट आपको सॉल्व करना था इसको स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज रिसीवेबल्स, जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारी सेल कितनी है, 200 लाख। 200 लाख का 80%, 80/360, पहले 80% करेंगे और फिर उसका 80/360 कर दीजिए। तो जल्दी से बताइए कितना आता है। फ्रेंड्स है तो जल्दी से बताइए कितना आता है। 35.56 लैक्स आ रहे हैं क्या? और इसमें से फिर इससे हमारा पहला एमसीक्यू सॉल्व हो गया स्टूडेंट, 1 का बी आंसर हो गया। फिर माइनस करते हैं फैक्टर रिजर्व। तो फैक्टर रिजर्व है 10%, तो 35.56 का 10% करें तो इट इज़ 3.56 लैक्स, और 3.56 लाख तो नेट बचेगा 32 लाख। और इसमें से फिर आप कमीशन माइनस करिए। मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देख के ही सॉल्व करें, आप अपना करिए ना और फिर मैच कर लीजिए बस आंसर। तो कमीशन 2%, तो किसका होता था, 35.56 का ही होता था। तो ये आपका 71,111 आ जाएगा। तो बैलेंस बचेगा 31,28,889। और जो इंटरेस्ट लगता था ना वो इसी अमाउंट पे लगता था। तो 31,28,889 और इंटू 18% और इंटू 80/360, तो ये आपका 125156 आ जाएगा। और नेट वैल्यू आएगी 30,03,733। तो यही नेट एडवांस है, और नेट एडवांस होने की वजह से ये हमारा 2 का सी हो गया आंसर, 2 का सी आ गया। और फिर पूछ रहा था एनुअल कॉस्ट बताओ। तो आप जो कॉस्ट निकालोगे वो पर एनम निकाल लो। तो कमीशन जो है वो आपका 71,111 है, पर ये तो 80 डेज का है, तो पूरे साल का कितना होगा, तो ये आपका 3,20,000 आ जाएगा। और ऐसे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट दे रहे हैं 125,156, अगेन ये 80 डेज का है, तो पूरे साल का कितना होगा, तो ये आपका 563,200 आ जाएगा। और सब मिला के 883,200 आ जाएगा। और इस वजह से आपका आंसर 3A हो जाएगा, 3 का A हो जाएगा। और माइनस जब हम से करते हैं सेविंग्स, तो एक तो बैड डेट सेव होगा स्टूडेंट्स। तो बैड डेट्स कितना परसेंट हो रहा था, 1%। तो 200 लाख का 80% का 1% कर दे तो पूरे साल का बैड डेट्स आ जाता है। कितना आएगा, 1,60,000। और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 240 है, तो आपकी नेट कॉस्ट आ जाएगी 483,200। तो ये आपका 4 का डी हो गया। और लास्ट में फिर उसके बाद इफ़ेक्टिव कॉस्ट निकालनी थी। तो इफ़ेक्टिव कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, नेट कॉस्ट को डिवाइड बाय कर देते हैं नेट एडवांस। 30,03,733 इंटू 100। देखिए स्टूडेंट, अब ये ना एग्जाम का टाइम आ गया है, तो अब आप लोग ये लॉजिक्स में ढूंढने बैठिए कि ऐसे क्यों करते हैं। अब लॉजिक ढूंढने का टाइम नहीं है। अब तो ये है कि सर ने ये बताया है, इंस्टीट्यूट ने ऐसा बोला है, अब तो ऐसे ही करना है। लॉजिक पूछना हो एग्जाम दे लो आराम से, फिर मेरे से आके पूछ लेना जितने लॉजिक पूछ, बिल्कुल मना नहीं करूँगा।
पर अब आप लोग अभी टाइम मत वेस्ट करिए एकदम भी, अभी लॉजिक ढूंढने का टाइम नहीं है। हाँ, तो जिसका आंसर नहीं आया था अब क्लियर है, 5A, फिफ्थ का आंसर ए हो गया। परिधि ये आपका डाउट था, क्लियर है क्या आपको? ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स MTP2, MTP2 का भी केस स्टडी पूछ रहे हैं। जो ज्वाइंट है सबको क्लियर है, ये पहला वाला MTP2 में केस सिनेरियो 1 अगेन है ना, ये आपका क्वेश्चन था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर केस सिनेरियो था ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, MTP2 है ना, MTP2 मॉडल टेस्ट पेपर 2। एक्चुअली मॉडल टेस्ट पेपर इज नथिंग, जो इंस्टीट्यूट के पिछले 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर थे ना, उन्हीं को इन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर बोल के दे दिया है। ठीक है, ये वही है सब, MTP मॉडल टेस्ट पेपर बोलो, मॉक टेस्ट पेपर बोलो, एक ही बात है भाई। May 24, September 24, January 25 और May 25, 4 अटेम्प्ट हुए ना, 4 अटेम्प्ट के 2 मॉक टेस्ट पेपर आते हैं, तो 8 मॉडल टेस्ट पेपर थे ना इसमें, ये वही थे। अच्छा, टियागो इज एन, अच्छा इसमें भी पहले देख ले कि क्या क्या पूछा है, जिससे हम ज़्यादा भटके नहीं इधर उधर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, स्टूडेंट्स एक तो के ही निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, है ना, हमको डिबेंचर की इशू प्राइस निकालनी है। मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ इशू प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू भी निकालना पड़ सकता है। और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो केडी पूछ रहा है अप्रोक्सीमेशन मेथड से यानी फॉर्मूले से, वरना YTM मेथड भी होता है IRR से। वैसे YTM लिखा आ जाए ना MCQ में तो भी आप अप्रोक्सीमेशन से ही कर लेना, और जो आसपास आंसर दिखे वही टिक कर देना, क्योंकि YTM और अप्रोक्सीमेशन का आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आता है। और कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, KP भी निकालना है। एंड फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कैपिटल, यानी मार्जिनल KO भी निकालना है, मार्जिनल WACC बोलते थे ना हम लोग, वो निकालना है इस क्वेश्चन। तो KD, KP, KE और मार्जिनल KO निकालना है। तो अब जरा उसी एंगल से क्वेश्चन को पढ़े। बोल रहा है टियागो इज एन ऑल इक्विटी कंपनी। अगर मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के लैंग्वेज में बोलूँ तो ये स्टूडेंट्स अनलिवर्ड कंपनी हो गई। ऑल इक्विटी कंपनी को क्या बोलते हैं हम लोग? अनलिवर्ड कंपनी। इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, देयर हैज बीन सर्ज इन डिमांड, द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश 5 years अगो विथ एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 10 लाख, क्योंकि ऑल इक्विटी थे तो सिर्फ 10 लाख की कैपिटल थी। सिंस देन इट हैज रेज फंड्स बाय IPO भी लेके आए हुए हैं, टेकिंग द पेड अप कैपिटल टू 1 crore रुपीज। अभी हमारी पेड अप कैपिटल 1 crore रुपीज है, कंप्राइजिंग ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच। तो अगर हम पूछे कि कितने शेयर्स हो गए, 1 करोड़ हमारी शेयर कैपिटल है और स्टूडेंट 10 रुपये का एक है, तो इसका मतलब हम कितने शेयर्स बोलेंगे? 10 लाख। एंड द कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व ऑफ 60 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 60 लाख है। तो मतलब अभी शेयर कैपिटल 1 करोड़ की है और रिटेन्ड अर्निंग 60 लाख की है, तो मतलब 1 करोड़ 60 लाख के अभी ऑलरेडी पैसे हैं कंपनी के अंदर। इक्विटी इतना ऑलरेडी है ना, इसको इक्विटी बोलते हैं हम लोग। इक्विटी इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो शेयर कैपिटल 100 लाख का है और रिजर्व 60 लाख का है, तो मतलब अभी 160 लाख का इक्विटी ऑलरेडी है कंपनी में। पर हमको तो मार्जिनल क्यों निकालना है, यानी और कितना पैसा आएगा उसकी बात करनी है। द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी 40%। स्टूडेंट्स इसको डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं हम लोग। डिविडेंड दिए दिया अर्निंग्स का 40%। द रिटेन्ड अर्निंग्स आर गोइंग टू प्रोवाइड अ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 20%। इसको R बोलते हैं और इसको हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं। तो कुछ हिंट लग रहा होगा। जी का फॉर्मूला क्या होता था, बताइए जल्दी से। जी का क्या फॉर्मूला होता है?
रिटर्न ऑन बी, हाँ, रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी, तो बी इंटू आर करने से आपका जी आ जाएगा। तो आपका 40% अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो 60% आपका रिटेंशन रेशियो है और आर आपका 20% है, तो जी आपका 12% आ जाएगा। द करेंट ईपीएस इज एस्टिमेटेड एज 20 रुपए एंड द प्रिवेलिंग पी रेशियो इज 15। तो ईपीएस और पी रेशियो का कुछ रिलेशन याद है? ईपीएस और पी रेशियो का रिलेशन क्या होता है? एमपीएस निकल जाता है इससे, है ना? हाँ, तो मार्केट प्राइस आ जाएगी आपकी, है ना, एमपीएस अपॉन ईपीएस को हम पी रेशियो बोलते थे, तो एमपीएस हमको नहीं पता, ईपीएस हमारा 20 रुपये है और पी आपका 15 है, तो आपका एमपीएस को P0 बोल देंगे हम लोग। तो एमपीएस यानी P0 आ गया कितना? 300 रुपीज़। तो P0 आ गया, ग्रोथ आ गई। अच्छा, डिविडेंड भी मिल गया स्टूडेंट्स। D0 20 रुपए कमा रहे हैं, उसका 40% दे रहे हैं, तो D0 आपका 8 रुपीज़ हो गया। लग रहा है ग्रोथ मॉडल लग जाएगा। के ई इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस G। तो निकालना जरा कितना आएगा। तो 8 प्लस 12% और डिवाइड बाय 300 और प्लस 12% आता है 14.99 आ जाएगा। और 14.99 होने का मतलब आपका 1 का डी आ गया, 1 का आंसर डी हो गया, है ना? 1 में डी है ना, 14.99। अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आगे? द कंपनी वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट्स कैपिटल बेस। 1,60,00,000 की कैपिटल ऑलरेडी है, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं और अब लिवर्ड बनना चाह रहे हैं, डेट भी लाना चाह रहे हैं, प्रेफरेंस भी लाना चाह रहे हैं, इक्विटी भी लाना चाह रहे हैं। द कंपनी रिक्वायर्स एन एडिशनल फंड्स ऑफ 1,20,00,000। ये कंफर्म है कि 1,20,00,000 की पैसे लाने हैं, पर जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्वेश्चन करते थे ना, तो वो बता देते थे कि 1,20,00,000 में कितना डेट होगा, कितना प्रेफरेंस होगा, कितना इक्विटी होगा, या कोई रेशियो दे देते थे। तो इसमें भी वैसे ही रेशियो दे दिया है। यही इंपॉर्टेंट लाइन था इस क्वेश्चन का। द टारगेट, जो मैं आपको शुरू से हमेशा बोलता था कि रेशियो तो आपको आना ही चाहिए, तभी आप लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आएगा, और वही इसमें हुआ, इन्होंने रेशियो डाल दिया इसमें। द टारगेट रेशियो ऑफ ओन्ड टू बोरोड फंड्स, ओन्ड टू बोरोड फंड मतलब डेट इक्विटी रेशियो, इज 4:1। डेट इक्विटी सॉरी, इक्विटी अपॉन डेट हो गया यहाँ पर 4:1। डेट अपॉन इक्विटी नहीं, इक्विटी अपॉन डेट हो गया 4:1। क्या बोल लो? 1/4 अगर डेट इक्विटी रेशियो बोलना है। एंड पोस्ट द फंड रेजिंग एक्टिविटी, मतलब 1,20,00,000 डालने के बाद ये रेशियो 4:1 होना चाहिए। पोस्ट द फंड रेजिंग एक्टिविटी मतलब रेशियो 4:1 पैसे लाने के बाद 4:1 होना चाहिए। और कैपिटल गियरिंग रेशियो याद हो तो डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर अपॉन इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर, ये आपका 0.4 होना चाहिए। 0.4x मतलब 0.4 होना चाहिए। तो बता सकते हो इसमें कितना डेट होगा, कितना प्रेफरेंस होगा, कितना इक्विटी होगा? ये मेन खेल था इसका। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स उन्होंने बोला कि इक्विटी अपॉन डेट जो है ना, इसमें रेशियो मिक्स कर दिया इन्होंने। एक्चुअली इक्विटी अपॉन डेट 4:1 होना चाहिए, और कैपिटल गियरिंग रेशियो दैट इज डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर अपॉन इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर, ये आपका 0.4 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये क्लियर है क्या? डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर अपॉन इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर 0.4 होना चाहिए। हाँ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास 1.6 कैपिटल ऑलरेडी थी, है ना? 1.6 की करोड़ की कैपिटल ऑलरेडी थी। 1.2 करोड़ का और लाना है, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं इसको हम। इतना कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा हमारा। उसमें से अगर हम इक्विटी माइनस कर दें, मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, है ना, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जिसको बोलते हैं हम, उसको हम ई मान ले रहे हैं।
तो अपॉन माइनस ई कर दे तो क्या ये डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही बचेगा, है ना। और नीचे जब इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल रहा हूं तो इसमें भी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड ही बचेगा, इसका मतलब। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड हटाऊंगा तो डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर रहेगा, और नीचे इक्विटी में से प्रेफरेंस हटा रहा हूं तो उसी को तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बोल रहे हैं। एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0.4। तो ये बन गया 2.8 माइनस इक्विटी अपॉन इक्विटी इक्वल्स टू 0.4। तो 2.8 माइनस इक्विटी इक्वल्स टू 0.4 ई। तो ये इधर जाएगा तो 1.4 ई इक्वल्स टू 2.8। तो आपका ई पता चल गया। सॉरी, ई कितना आएगा, 2 आएगा। इक्विटी 2 करोड़ होना चाहिए मतलब। तो इसका मतलब एडिशनल इक्विटी तो 0.4 ही होगा, क्योंकि 1.6 तो पहले से ही है। तो मतलब एडिशनल इक्विटी 0.4 ही तो होगा। देखो कैसे भी कर लो। हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर 1.6। हाँ हाँ, वही तो लिखा 2। हाँ, एक ही बात है। पहले डेट निकाल लिया आपने, मैंने पहले इक्विटी निकाल लिया, तो एक ही बात है ना। और इधर वही मैं अब करने जा रहा था, इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और अपॉन डेट इक्वल्स टू 4/1। तो इक्विटी आपका 2 करोड़ है, सिर्फ इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर अब बचा कितना, हमको 1.2 लाना था। तो 0.4 अगर हम इक्विटी ला रहे हैं तो 0.8 और लाना है। उसमें से अगर डेट हटा दें ना डी, तो ये प्रेफरेंस शेयर हो गया, और अपॉन डी इक्वल्स टू 4/1। तो इससे आपका डी निकल जाएगा ना। तो 2.8 माइनस डी इक्वल्स टू 4D। तो 5D हो गया। तो 5D इक्वल्स टू 2.8। तो डी आपका 0.56 आ जाएगा। वो तो आपकी चॉइस है ना, मतलब कैसे निकालना चाह रहे हो आप, बस डी आना चाहिए 0.56। और इक्विटी अगर एडिशनल 0.4 है, डेट आपका 0.56 है, तो बचा हुआ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा आपका 0.24। ठीक है, मतलब एक्स मानते थे ना अपन, तो एक्स की जगह मैंने ई और डी लिख दिया जिससे आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। बाकी आप एक्स और वाई मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्लियर है, समझ में आया सबको। तो अब हमको पता चल गया कि इस 1,20,00,000 का बाइफर्केशन क्या है, कि इसमें 0.4 इक्विटी शेयर है और 0.24 आपका प्रेफरेंस शेयर है और 0.56 आपका डेट है। अब उन्होंने उसके केडी केपी के लिए इंफॉर्मेशन दी कि द एग्जिस्टिंग डेट आर अंडर प्रेशर ड्यू टू ऑनगोइंग आरबीआई एक्शन ऑन एनपीएस ड्यू टू challenges in raising debt. The company will have to offer 100 rupees face value debenture at an attractive yield of 9.5%। मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जिसमें यील्ड गिवन होता था और हमको इशू प्राइस निकालना पड़ता था फिर। तो ये वही क्वेश्चन है, हमको इशू प्राइस निकालना पड़ेगा, बताया नहीं कितने में इशू कर रहे हैं, और यील्ड दे दिया यानी केडी दे दिया आपको, और यील्ड दे दिया है तो आप उससे इशू प्राइस निकालिए। एंड अ कूपन रेट ऑफ 8%। एक तो लास्ट क्वेश्चन था मिसलेनियस से जस्ट पहले, और एक केडी टॉपिक में भी लास्ट क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन में हमको यील्ड गिवन था, उससे हम वैल्यू निकालते थे, करंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। एट अ कूपन रेट ऑफ 8% टू इन्वेस्टर, इशू एक्सपेंसेस विल बी 4%। इशू एक्सपेंसेस आपका 4% रहेगा। और इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स बोल रहा है फेस वैल्यू 1000 है, डिविडेंड रेट 10% है, प्रीमियम 5%, रिडेम्पशन 10% पे 10 साल, एट द सेम टाइम एट विच डिबेंचर्स आर रिडीम। डिबेंचर्स के लिए बताया नहीं कितने टाइम बाद रिडीम होगा, तो बोल दिया प्रेफरेंस शेयर भी 10 साल बाद रिडीम होगा और डिबेंचर भी 10 साल बाद रिडीम होगा।
तो प्रेफरेंस शेयर्स का अगर पहले निकाल दूँ मैं, तो केपी अगर निकाल ले स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 100 प्लस रिडेम्पशन 10% प्रीमियम पे होना है 1100, इशू 5% प्रीमियम पे हुआ है 1050 डिवाइड बाय 10 होल डिवाइड बाय 1100 प्लस 1050 अपॉन 2 इंटू 100। ये वाला केस सिंपल था, 9.77% आ जाएगा। ये आपका 4 का बी आंसर हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा आंसर। बात करें केडी की, तो केडी में हम लोग को चाहिए होता है इशू प्राइस पहले, तो इशू प्राइस इन्होंने बताया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फ्यूचर में मिलने वाला है, जो फ्यूचर में मिलने वाला है स्टूडेंट्स, उसकी पीवी कर देते हैं, वो ही हमारा इशू प्राइस बन जाता है। तो एक डिबेंचर में फ्यूचर में क्या मिलेगा, तो डिबेंचर में फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलता है 8 रुपए का, और लास्ट में जाके रिडीम हो जाता है। और मुझे पीवी करने के लिए रेट दे रखी है, पीवी करने की रेट दे रखी है 9.5%। तो इससे आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो फैक्टर निकालोगे तो 0.404 आएगा ये, है ना, और ये 6.279 आएगा। मतलब क्वेश्चन को देना चाहिए था पीवी फैक्टर, पर नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो इससे आपका 50.23 और 40.40 आ जाएगा, तो 90.63 आ जाएगा। क्या जाएगा, 90.63, और इससे आपका 2 का सी आंसर आ रहा है। 90.58 दिया हुआ है तो वही मान लेंगे, है ना, 2 सी आ गया आंसर। कोई डाउट है इसमें? इशू प्राइस कैसे निकाला, और फिर उसके बाद अब आप के डी आफ्टर टैक्स निकाल लीजिए अपना। तो के डी आफ्टर टैक्स इज 8 इंटू 1 माइनस 27% टैक्स रेट दे रखा है स्टूडेंट्स, प्लस आर वी 100 हो जाएगा, माइनस नेट प्रोसीड्स बोलते हैं तो 90.63 माइनस 4%, 90.63 माइनस 4%, अराउंड 87 रुपीज़ आ गया, अरे के 87, और डिवाइडेड बाय 10 और होल डिवाइड बाय 100 प्लस 87 अपॉन 2 इंटू 100। मतलब अगर अपन ऊपर वाले को यूज़ करें 90.58 ही माने अगर, तो फिर थोड़ा अलग आएगा। 90.58 का 4% माइनस करोगे तो 86.96 आएगा। 4 पैसे का फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। पर ये तो ध्यान रखना कि ऊपर एमसीक्यू में जो टिक किया है उसी के हिसाब से थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। तो इससे आपका ये 3 का ए आ जाएगा शायद, 7.64। और केपी मैंने निकलवा ही दिया, और केओ तो निकाल ही लोगे अब। तो दिक्कत कहाँ है इसमें, यही डिबेंचर की वैल्यू निकालने में, या ये रेशियो वाले पार्ट में? ठीक है, तो रेशियो लगा दिया मैंने, मिक्स कर दिया इन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेशियो को। और फिर आपके डाउट है MTP3, MTP3 का भी केस स्टडी। हाँ बोलो। नहीं, देर देर कैसे बताऊँ मैं अराउंड 1 आवर तो लग ही जाएगा, मैं मैसेज कर दूंगा। अगर आप रिप्लेसमेंट का वेट कर रहे हो तो मैं मैसेज कर दूंगा। यार वो तो मैंने बता दिया था ना ग्रुप में कि ये डाउट तो डिस्कस हो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे ये काम का ही है, वेस्ट नहीं है आपके लिए, अगर आप रुक सको तो अच्छा ही है। अगेन स्टूडेंट्स, MTP3 का हाँ हाँ, ये करेक्शन है, इसमें एरर है। ये 15,000 यहाँ पर मंथ लिख दिया, पर इन्होंने ये जब मॉक पे, हाँ ये पर एनम कर लो आप इसको।
ये वाला तो सिंपल ही था ना, तो भाई फाइनेंशियल लिवरेज पूछ रहे हैं, तो DFL का फॉर्मूला क्या होता था? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो ये आपको बोला कि टैक्सेबल इनकम बढ़ रही है 6.9% से, अब EPS तो है नहीं तो इसी को मान लेंगे, और EBIT बढ़ रही है आपकी 6% से। देगा ये तो DCL में काम आता है, ये तो DCL बन गया 4:1। तो डी सेल्स बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, मतलब EBT मान लो अब इसको, सेल्स बढ़ाएंगे तो EBT कितना बढ़ेगा, और पहली लाइन बोल रहा है EBIT बढ़ाएंगे तो EBT कितना बढ़ेगा। टैक्सेबल इनकम मतलब हो गया EBT। तो ये आप अगर 24/6 करते हो तो वो फिर DCL आ जाता है, ठीक है। तो MTP3 वाला तो रॉन्ग ही दिया था इन्होंने, 15,000, मतलब वैसे 15,000 पर मंथ ही होना चाहिए, 15,000 पर एनम थोड़ी ना होता है, पर सोल्यूशन में वो पर मंथ का पर एनम मान के कर दिया पूरा। फिर आपका डाउट है, वो तो मैंने टेस्ट में भी दिया था एक्चुअली, आपने था, बट वो टेस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था। 6 पे हूँ। MTP6 का क्वेश्चन 3 बोला है शायद आपने, MTP6 का क्वेश्चन 3। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसीलिए सजेस्ट किया गया था कि ये सब करिए, कि क्या होता है कि सेम सेम मेरी बुक से करे जाओगे तो कहीं ना कहीं बोर्डम तो होता ही था, कि वही वही कर रहे हैं वो तो आ ही गए। नया करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिरता भी है कि भाई मुझे ये भी नहीं आता, तो दोनों ही बात है। पर जब लगता है कि नहीं आता है तो फिर वापस वो पढ़ने लग जाते हैं, और जब लगता है कि हाँ आ रहा है तो नए क्वेश्चन करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ मैं नया भी कर पा रहा हूँ। तो एक MTP6 में क्वेश्चन 3 आया था, है ना, इसमें इन्होंने गलती कर रखी है, मतलब अगेन अगर आपको सिर्फ डाउट है एरर का तो बात अलग है, वरना पूरा कराना है तो मैं करा रहा हूँ। बोल रहा है जोमो हैज अ टर्नओवर ऑफ 120 लाख, 75% ऑफ विच इज ऑन क्रेडिट। 120 लाख का 75% यानी 90 लाख का आपका स्टूडेंट्स क्रेडिट सेल है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है। अगेन ये भी मेरा वो फैक्टरिंग वाला जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में वैसा ही था ये, हाँ सिमिलर ही था। एंड द क्रेडिट टर्म्स आर 2/10 नेट 30, वही 10 दिन में दोगे तो 2% डिस्काउंट, वरना 30 दिन में तो देना ही है। ऑन द करेंट सेल्स बैड डेट्स अभी 1% है, कंपनी अभी 120 खर्च करती है, दीज आर अवॉइडेबल। इन एडिशन 60% अवेल 2% कैश डिस्काउंट, तो मतलब वो लोग 10 दिन में दे रहे हैं। एंड द रिमेनिंग कस्टमर टेक 60 डेज ऑन एन एवरेज टू पे आफ्टर द डेट ऑफ सेल। तो अगर हम बोले एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाले इसका, तो ये आएगा आपका 60% कस्टमर 10 दिन में दे रहे हैं, और 40% कस्टमर जो है वो 60 डेज में दे रहे हैं। डिवाइड बाय 1 तो 6 और 24 तो 30 डेज आ जाएगा, तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज हो जाएगा। बुक डेट्स का मतलब हमने बोला था डेटर्स, तो मतलब ये क्वेश्चन नॉन कैश कॉस्ट से होगा, कैश कॉस्ट नहीं लगाना है इस पर कि आप कॉस्ट पे इंटरेस्ट लगाने लग जाओ, आपको सेल के फिगर पे इंटरेस्ट लगाना है। लिखा हुआ है बुक डेट्स आर फाइनेंस by a mix of bank borrowing and own funds in ratio 1:1 with an annual cost of 15 and 14% respectively.
तो आपकी एवरेज कॉस्ट 14.5% हो गई, क्योंकि आधा आधा पैसा ले रहे हो 15 पे और 14 पे। हाउएवर जोमो, अब इन्होंने ये नया पैराग्राफ ऐड किया है, इतना तो था ही मेरे बुक में भी। जोमो इज ऑल्सो कंसिडरिंग डायनामिक डिस्काउंटिंग, मतलब कभी डिस्काउंट दे देते हैं, कभी डिस्काउंट नहीं देते हैं, ऐसे डायनामिक डिस्काउंटिंग कर दिया हमने। फॉर इट्स कैश कस्टमर्स विच माइट इंसेंटिसाइज मोर कस्टमर्स टू पे अर्लियर बाय इंक्रीजिंग द डिस्काउंट रेट। This could lead to potential reduction in bad debts of 0.8% and increase in discount to 2.5%। पहले देते थे 2% डिस्काउंट, पहले देते थे 2% डिस्काउंट और अब देंगे 2.5% डिस्काउंट, पहले देते थे 2% डिस्काउंट और अब देंगे 2.5% डिस्काउंट। पहले बैड डेट्स 1% होता था, अब बैड डेट्स 0.8% होगा। A factoring firm has proposed a deal with the following terms। फैक्टर रिजर्व, अब फैक्टरिंग वाला बात आ गया, फैक्टर रिजर्व 12% है, तो यहाँ इन्होंने गलती करी है। इन्होंने सोल्यूशन में क्या किया, हम लोग क्या करते थे, एवरेज डेटर माइनस रिजर्व फिर माइनस कमीशन। इन्होंने क्या किया, पहले एवरेज डेटर माइनस कमीशन फिर रिजर्व माइनस कर दिया, तो इसलिए आप इनके आंसर को मैच नहीं कर पाओगे, है ना। अभी अभी मैंने आपको एक मॉक टेस्ट पेपर का कराया, उसमें अपना आंसर मैच हो रहा है और यहाँ मैच नहीं करेगा, है ना, तो यही गलत है, वो वाला गलत नहीं है। गारंटीड पेमेंट 25 दिन का मतलब हम समझते थे कि फैक्टर 25 दिन में पैसा ला ही देगा, तो सारी कैलकुलेशन 25 डेज के हिसाब से ही होगी। इंटरेस्ट चार्जेस 15%, कमीशन 4%। कंपनी एक और ऑप्शन इन्होंने दे दिया, जैसे डायनामिक डिस्काउंटिंग इसमें नया पॉइंट था, वैसे इन्होंने एक पॉइंट दे दिया कि हम क्रेडिट पीरियड भी बढ़ाना चाहते हैं। तो वो हम लोग डेटर्स मैनेजमेंट में पढ़ते थे कि क्रेडिट पीरियड बढ़ा दो, उसी का पॉइंट इसमें डाल दिया, 75 डेज कर दो, इससे सेल बढ़ जाएगी आपकी 10%। टाइम क्यों बढ़ाते थे हम लोग डेटर्स मैनेजमेंट में, जिससे हमारी सेल बढ़ जाए, एंड इससे आपका बैड डेट्स भी 1.5% हो जाएगा। फिर लिखा हुआ था द कॉस्ट ऑफ फंड्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 16% नेक्स्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स ये इररिलेवेंट है, क्योंकि अगले साल कॉस्ट बढ़ेगी, तब देखा जाएगा, फिर दोबारा डिसीजन लेंगे, उस बेसिस पे हम आज ही थोड़ी ना अपना डिसीजन गलत कर देंगे। तो इस 16% का आपको कुछ भी नहीं करना है। जोमो प्लान्स टू इंट्रोड्यूस लेट पेमेंट पेनल्टीज फॉर कस्टमर्स हु टेक मोर देन 60 डेज। तो यानी इस वाले केस में लगेगा, क्योंकि हम यहाँ 75 डेज दे रहे हैं, तो इसमें 60 दिन से ऊपर जो भी लेट होएगा उसको हम लोग को पेनल्टी लगानी है 5% आफ्टर 60 डेज कस्टमर का। तो किन लोगों को हम दे रहे थे टाइम पीरियड ज़्यादा, ये जो हमारे 40% कस्टमर थे, इन्हीं का टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं, बाकी 60% लोग तो जल्दी दे ही रहे थे, तो वही हम बोल रहे हैं कि उनका 5% हमको पेनल्टी भी लगाना है उस पर। शुड जोमो ऑप्ट फॉर डायनामिक डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग एंड शुड दे एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड। तो मैं थोड़ा सोल्यूशन छोटा कर देता हूँ, इन्होंने बहुत बड़ा सोल्यूशन कर रखा है, मैं अपने तरीके से ही सिखाता हूँ आपको, जैसे मैं कराता था। पर्टिकुलर्स प्रेजेंट और फर्स्ट प्रपोजल इज डायनामिक डिस्काउंटिंग, सेकेंड प्रपोजल इज फैक्टरिंग एंड थर्ड प्रपोजल इज एक्सटेंशन, कि क्रेडिट पीरियड बढ़ा दो। तो एक बार हम कलेक्शन पीरियड लिख लें, तो प्रेजेंट में तो स्टूडेंट 30 डेज चल रहा था ना, अभी एवरेज निकाला था ना, प्रेजेंट में हमारा कलेक्शन पीरियड क्या चल रहा है, 30 डेज। अच्छा, डायनामिक डिस्काउंटिंग में इन्होंने कुछ बोला नहीं, तो 30 डेज ही रहेगा। फैक्टरिंग वाले केस में 25 डेज हो गया है, और एक्सटेंशन वाले केस में एवरेज निकाले तो 60% कस्टमर 10 दिन में देंगे और 40% कस्टमर 75 डेज में देंगे, एंड डिवाइडेड बाय 1, तो आपका एवरेज 36 डेज आ जाएगा। तो एक्सटेंशन के केस में आपका कलेक्शन पीरियड 36 डेज हो जाएगा। ये जनवरी का मॉक टेस्ट पेपर में आया था, है ना, ये जो आप कर रहे हो ये जनवरी का मॉक टेस्ट पेपर में था। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स सेल्स तो सब केस में सेम ही रहेगी, वो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, हम कॉस्ट से बात कर रहे हैं। तो बैड डेट्स हमारा क्या बोला था, अभी 1% था, तो बैड डेट्स अभी 1% था, तो कितना हो जाएगा करो, 120 लाख का 75% का 1%, तो 90,000 का बैड डेट्स हो रहा था अभी।
डायनेमिक डिस्काउंटिंग के केस में बोल रहा है कि कितना हो जाएगा 0.8%, तो 120 का 75% क्रेडिट सेल और 90 लाख का 0.8%, तो 72,000 का बैड डेट्स हो जाएगा। फैक्टरिंग वाले केस में तो अवॉइड ही हो जाएगा। और एक्सटेंशन वाले केस में 90 लाख की क्रेडिट सेल थी, 10% से सेल बढ़ जाएगी तो 99 हो जाएगा और उसका 1.5% आपका बैड डेट्स हो जाएगा, तो 148,500 हो जाएगा। 90 लाख की सेल थी पहले, पर अब 99 लाख हो गई, तो 99 लाख का 1.5%, तो इट इज़ 148,500। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लग रही थी, तो कितनी लग रही थी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट? 1,20,000। डायनेमिक डिस्काउंटिंग में कुछ बोला नहीं तो सेम मानेंगे 1,20। फैक्टरिंग में तो अवॉइड ही हो जाता है, और इधर भी कुछ बोला नहीं है तो 1,20 रहेगा। नहीं बोल रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो सेम रहता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स कैश डिस्काउंट, तो अभी हम लोग कैश डिस्काउंट देते थे कितना परसेंट? 2%। तो 90 लाख में से 60% कस्टमर डिस्काउंट अवेल करते थे और उसका 2%, है ना? याद हो तो कैश डिस्काउंट किसका परसेंट होता है? जिस डेटर ने डिस्काउंट अवेल करा है उसी का हम परसेंट करते थे, तो 1,08,000 आ जाएगा। और डायनेमिक डिस्काउंटिंग में तो डिस्काउंट बढ़ा रहे थे, कितना कर रहे थे? 2.5%, तो 90 लाख का 60% का 2.5%, 1,35,000 का डिस्काउंट आ रहा है। 90 लाख का 60% का 2.5%। इधर डिस्काउंट लगेगा नहीं क्योंकि वो गारंटी दे रहा है कि 25 दिन में दे दूंगा, तो डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है। और इधर हो जाएगा 99 लाख का 60%, और डिस्काउंट का परसेंट तो इन्होंने बोला नहीं कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो 2% ओरिजिनल वाला ही मान लेते हैं। तो 99 लाख का 60% इंटू 2%, तो ये 1,18,800 रुपये आ जाएगा। पहले 90 का 60 इंटू 2 लग रहा था और अब 99 का 60 इंटू 2 लग रहा है। ठीक है। और इसके अलावा और क्या लगता है? फैक्टर आएगा तो कमीशन लेगा, फैक्टर आएगा तो कमीशन लेगा। कितना परसेंट? 4%। फैक्टर ले रहा था 4%, तो 4%, 120 लाख का 75% यानी 90 लाख, 90 लाख का 4%, तो 3,60,000 रुपीज़ का कमीशन लेगा पूरे साल में, सब पर एनम है, तो पूरे साल में 360 लेगा। 120 लाख की सेल है, उसका 75%, 90 लाख, उसका 4%, 3,60,000। ये सब आप फिगर्स मैच करोगे तो पीछे से मैच हो रहे हैं, बस उन्होंने गड़बड़ इंटरेस्ट में ही करी है, थोड़ी सी फैक्टरिंग वाले इंटरेस्ट में गड़बड़ कर दी। तो इंटरेस्ट स्टूडेंट प्रेजेंट में लगा रहे हैं, तो किस पे लगाना है? सेल पे ही लगाना है। तो 90 लाख का 14.5%, यू हैव टू टेक रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने बुक में कराया है पहले, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, है ना? 6th क्वेश्चन था शायद, वो 6th क्वेश्चन को दोबारा देखो, है ना, और फिर आपको ये समझ में आएगा ज़्यादा। 90 का 14.5% इंटू 30/360, तो ये 108,750 हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी सेल में तो कोई चेंज आया नहीं है, तो सेम ही रहेगा एक्चुअली इंटरेस्ट 108,750। इधर बात करें तो टाइम पीरियड 36 दिन हो गया, तो 99 लाख इंटू 14.5% इंटू 36 डिवाइड बाई 360, तो 143,550। 99 लाख इंटू 14.5% और इंटू 36/360 है ये, और ये बचा इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट मैं वर्किंग नोट में निकाल देता हूँ अभी।
और एक स्टूडेंट्स ना पेनल्टी ले रहे हैं हम लोग, लास्ट वाले केस में पेनल्टी लगा रहे हैं कस्टमर पे। जो लोग 75 दिन में पे कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं हम लोग, 5% लगाएंगे। तो 99 लाख का 40%, मतलब आप बोल रहे हो कि सर एक्सटेंड भी हम ही कर रहे हैं और पेनल्टी भी हम ही लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन ने बोला इसलिए लगा रहे हैं वरना नहीं लगाते। तो 99 लाख का 40% का 5%, 99 लाख का 40% का 5%, 1,98,000 आ जाएगा, ये माइनस होएगा और इससे आपकी टोटल कॉस्ट निकाल लेना। ये वाला इंटरेस्ट मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये आएगा आपका 426,750, चेक कर लेना पीछे से मैच हो रहा होगा ये, 435,750 एंड 332,850। तो आंसर तो यही है कि एक्सटेंड करना चाहिए। फैक्टरिंग का इंटरेस्ट आप लोग को निकालना सिखाया हुआ है मैंने। सबसे पहले एवरेज डेटर्स लेते हैं। तो एवरेज डेटर्स इज 90 इंटू 25/360। ये फिगर सेम है एकदम, आप अपने 6th क्वेश्चन से मैच कर सकते हो, सेम ही है ये। 625 माइनस फैक्टर रिजर्व 12%, तो इट विल बी 75,000। तो नेट बचता है 5,50,000। फिर हम लोग कमीशन माइनस करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले कमीशन माइनस कर दिया फिर रिजर्व माइनस कर रहे हैं। तो 4%, 6,25,000 का 4% 25,000 रुपये आता है। और फिर उसका 525 नेट बचा, इसी पे इंटरेस्ट लगाते थे। तो इंटरेस्ट 525 का कितना परसेंट बोला था, फैक्टर ले रहा है 15%, तो इंटू 15% इंटू 25/360, तो ये 5469 आ जाएगा। और नेट वैल्यू बचेगी 519,531, नेट वैल्यू बचेगी 519,531। और ये इंटरेस्ट 25 दिन का है, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, तो 5469 इंटू 360/25, तो ये आपका 78,750 आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ओन फंड्स भी तो लगाते थे इस केस में, कि 625 में से इतना ही दिया तो बैलेंस अमाउंट नहीं दिया, तो 519,531 उसमें से माइनस कर दो तो 105,469 आ जाएगा। और उस पर भी आप अपना ओन फंड का इंटरेस्ट लगाओगे 14%। लगाया तो इंस्टीट्यूट ने भी है, पर उन्होंने थोड़ा सा गलत लगा दिया बस। तो 78,750 प्लस 14766, तो 93,516 आ जाएगा यहाँ पर। ये अमाउंट अपना मैच नहीं कर रहा है, क्लियरली मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि वहीं सोल्यूशन में ही गलती है। हम आपको दो तरह से नहीं सिखा सकते ना, हम तो एक ही यूनिफॉर्म मेथड सिखाएंगे ना। उनका तो मन हो जाता है जहाँ भी जो भी लगा दो। बाई चांस ये एग्जाम में आता है, अगर आपके मन में डाउट है कि सर एग्जाम में आ जाएगा हम क्या करेंगे, तो आपको वही करना है जो मैं सिखा रहा हूँ, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ इंस्टीट्यूट का कोई और सोल्यूशन चलता है तो फिर वो ऑल्टरनेट देते हैं वो लोग, कि ये नॉर्मली होना चाहिए और ये हमारा कराया हुआ है, तो इस तरह से आपका आंसर सही किया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें और? आई थिंक सो दिस विल बी 453,516, तो इसलिए यही वाला प्रपोजल अच्छा है। फिर आपका एक डाउट है MTP 7 में क्वेश्चन 2A वर्किंग कैपिटल का। तो यहाँ भी इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में ही मिस्टेक है, उन्होंने सेल ही गलत ले ली। नहीं, न्यू बिजनेस है ना, एग्जिस्टिंग कैसे हो गया? न्यू बिजनेस ठीक है, आप अपने तरीके से कर लो, वो मैच करना ज़रूरी नहीं है।
ट्रेडिंग P&L बनाते हैं ना अपन जीपी में, आप वो बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर न्यू बिजनेस में मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना सिखाया है, वो आपको जरूर बनाना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ। MTP 7 में 2A में 2A क्वेश्चन ऐसे बोल रहा था कि ABC एक नई कंपनी है, अच्छे से लिखा हुआ है, नई कंपनी है, और उसको वर्किंग कैपिटल निकालना था, और उनका प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टिमेटेड है 31,200 बनाने का एस्टिमेट है। मटेरियल 40 है, लेबर 25 है, ओवरहेड 40 है, 10 रुपये का डेप्रीसिएशन है जो कि फिक्स कॉस्ट होता है। सेलिंग प्राइस 150 रुपये है। जीपी रेशियो इन्होंने बोल दिया कि डेप्रीसिएशन इग्नोर करके 30% आता है। कैश कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, डेप्रीसिएशन हटा दे, नहीं ले डेप्रीसिएशन, तो जीपी हमारा 30% आता है। तो हिंट दे दिया कि आपको कैश कॉस्ट मेथड ही लगाना है इसमें। नेट प्रॉफिट रेशियो 25% है, पर ये इनका टोटल कॉस्ट के हिसाब से है, तो कैश कॉस्ट के हिसाब से नेट प्रॉफिट अलग होगा। तो ये इन्होंने माना कि सेम है, कि प्रॉफिट सेम होगा, मतलब परसेंट सेम नहीं होगा, प्रॉफिट का अमाउंट सेम होगा, और वो मानना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड है और वो निकल नहीं रहा है ना, वो मिसिंग है। तो अगर हम प्रॉफिट सेम मानेंगे नहीं तो फिर हमारा सेलिंग ओवरहेड निकलेगा नहीं। ठीक है, रॉ देखो जीपी 30% है और एनपी 25% है, तो मतलब कुछ ना कुछ और खर्चा है ना, तो वो कैसे निकालोगे, तभी तो कर पाओगे ना जब इसको 25 मानोगे ही कि हाँ ये प्रॉफिट 25% ही है। समझ में आ रही बात। रॉ मटेरियल इन स्टॉक 30 डेज कंजम्पशन, WIP प्राइम कॉस्ट पे लेना है, यहाँ भी इन्होंने मिस्टेक कर रखी है, लिखा है खुद ही ने कि WIP प्राइम कॉस्ट पे है, यानी इसमें सिर्फ मटेरियल और लेबर आना चाहिए, तो एक जगह तो ले रखा है, एक जगह नहीं ले रखा है, तो ऐसे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक जगह ले रखा है, एक जगह नहीं ले रखा, मतलब कैलकुलेशन करते टाइम ले लिया और फिर जब WIP हटाना था तो उसमें नहीं लिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपको सही बता दे रहा हूँ क्या करना है। और मटेरियल 90% है और WIP 30% रहता है, फिनिश गुड प्रोड्यूस का 31,200 का 30% होता है ये, यानी 9360 यूनिट्स का WIP है। मटेरियल उसमें 90% लगा हुआ है और कन्वर्जन कॉस्ट उसमें 60% लगा हुआ है। फिनिश गुड स्टॉक 2500 यूनिट का है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 30 डेज है, क्रेडिट अलाउड टू परचेजर 45 डेज है, वेजेस 15 दिन है, कैश बैलेंस 1.25 लाख का है, सेफ्टी मार्जिन 15% रखना है, वेजेस एंड ओवरहेड अक्रू सिमिलरली। तो अभी सिमिलरली का कोई रोल नहीं है, वैसे तो हम इसको 50% मानते थे, पर इन्होंने खुद नहीं बोल दिया कि 60% मानना है, और वर्किंग कैपिटल निकालना है कैश कॉस्ट बेसिस पे। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम लोग पहला कॉलम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, फिर मटेरियल आ जाता है, फिर लेबर आ जाता है, फिर ओवरहेड है और डेप्रीसिएशन है, और सेलिंग ओवरहेड भी है इस क्वेश्चन में, है ना, और लास्ट में टोटल। और सबसे पहले लिखते थे फिनिश गुड्स सोल्ड, तो 31,200 तो हम बना रहे हैं और 2500 यूनिट स्टॉक रख रहे हैं, तो यानी हम लोग 28,700 यूनिट जो है वो बेच रहे हैं, 28,700 यूनिट बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं तो उसमें मटेरियल लगेगा 28,700 इंटू 40, तो इट इज़ 11,48,000, और उसमें लेबर लगेगा 28,700 इंटू 25, तो ये आएगा 717,500, और फिर उसके बाद ओवरहेड आएगा दैट इज 28,700 इंटू 30, डेप्रीसिएशन अलग कर दिया मैंने कि कैश कॉस्ट मेथड लगाना है ना, तो ये आ रहा है 8,61,000, और ये 28,700 इंटू 10 दैट इज 2,87,000, और ये मिसिंग है क्वेश्चन। और फिर ऐड करेंगे फिनिश गुड स्टॉक, तो फिनिश गुड स्टॉक आ जाएगा 2500, तो 2500 इंटू 40 तो 1 लाख आ जाएगा, और 2500 इंटू 25
तो ये आपका 62,500 आता है शायद, और ये 2500 इंटू 30 दैट इज 75,000, और ये 2500 इंटू 10। वैसे तो आप डेप्रिसिएशन कॉलम हटा भी सकते हो क्योंकि कैश कॉस्ट मेथड से ही करना है खाली, इसमें सेलिंग ओवरहेड आता नहीं है, हम जानते हैं। फिर सेलिंग ओवरहेड सिर्फ सोल्ड यूनिट्स पे आता है। तो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड आ जाएगा, तो इट इज़ 12,48,000 and 7,80,000 and 9,36,000, और ये वैसे का कोई काम का नहीं है और ये हमारा काम का नहीं है। और ऐड करें WIP स्टॉक, तो WIP स्टॉक में उन्होंने बोला 30% होता है ये, तो 12,48,000 का 30% करना है। 30% जो आपने बनाया उसका 30% बोल रहे हैं, और उसमें सिर्फ 90% लेवल ऑफ कंप्लीशन है। तो 12,48,000 इंटू 30% इंटू 90%, तो इट इज़ 336,960। और ऐसे ही फिर लेबर आ जाएगा, तो 7,80,000 इंटू 30% और इंटू 60%, तो 1,40,400 आ जाएगा। और ओवरहेड नहीं आएगा इसमें, ओवरहेड नहीं आएगा ना, क्योंकि उन्होंने बोला वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। तो गड़बड़ क्यों करी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि ऊपर तो लिखा वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, और नीचे जब लेवल ऑफ कंप्लीशन बता रहे हैं तो बोल रहा है 60% इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट तो लेबर एंड ओवरहेड दोनों होता है ना, तो क्या है, दो क्वेश्चन को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, और उस चक्कर में ऐसा है ना न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा क्वेश्चन बन गया है ना, जो फट गया एकदम और समझ में नहीं आया कि वो क्या रहा है। तो वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट भी लिख रहे हो और आप रेलिवेंट कन्वर्जन कॉस्ट भी लिख रहे हो, कंफ्यूजन तो होएगा ही आदमी को। तो 7,80,000 इंटू 30% और इंटू 60%, तो इससे आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग को जो पढ़ाया गया है उस पर फेथ रखिए, है ना। क्वेश्चंस MTP वगैरह में गलत आते हैं, उसका अब हम कुछ कर नहीं सकते। एग्ज़ाम में आपको ये सब तकलीफ़ नहीं आएगी। एग्ज़ाम का पेपर बहुत बार रिव्यू होके आता है, और इसलिए उसमें बहुत ही रेयरली कोई मिस्टेक होती है, और जब उसके आंसर्स बनते हैं तो वो और ज़्यादा बार बार देख देख के बनाया जाता है। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम में ये सब टेंशन नहीं लेनी है। और ऐड करते हैं स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल स्टॉक, तो रॉ मटेरियल स्टॉक इज़ 1584960 और इंटू 30/360, तो इट इज़ 132,080। 30/360 क्या हो गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू होल्डिंग पीरियड। तो इससे आपका रॉ मटेरियल परचेज आ जाता था, तो रॉ मटेरियल परचेज हो गया 1717040। तो जो आपका क्रेडिटर निकलेगा ना रॉ मटेरियल का, वो इसी से तो निकलेगा। एकदम वैसे ही बनाना था जैसे आपने करा हुआ है, बस क्योंकि प्राइम कॉस्ट लिखा हुआ है WIP प्राइम कॉस्ट, तो उसमें ओवरहेड नहीं लिया, और कैश कॉस्ट बोल चुके हैं, तो इसलिए डेप्रीसिएशन हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और अब सेलिंग ओवरहेड कैसे ढूंढा सर आपने, तो सेलिंग ओवरहेड के लिए मैंने ट्रेडिंग P&L बनाया। मैंने तो यही सिखाया है कि GPO और NPO तो आप ट्रेडिंग P&L बना दिया करो। तो ट्रेडिंग P&L जब बनाया ना, तो सबसे पहले बाय सेल्स आना चाहिए। तो उन्होंने पता नहीं सेल में भी क्या ले लिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्या लिया। 28,700 बेच रहे हैं, 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो 28,700 इंटू 150 कितना आएगा, 43,05,000। सेल ही गड़बड़ कर दी उन्होंने। अच्छा, इधर आता है टू मटीरियल, तो मटीरियल अगर कंज्यूम्ड लिख रहे हो यहाँ पर तो 1584960 आएगा, और अगर परचेज लिख रहे हो तो पूरा लिखना। और टू लेबर
920400 और 2 ओवरहेड 9,36,000। सर अब कहाँ से ले रहे हो ये फिगर? ये आया ना सब। मटीरियल आया 1584960, लेबर आया 920400, ओवरहेड आया 9,36,000। अच्छा, बाय क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना पड़ता है, न्यू बिजनेस है तो इसमें WIP का क्लोजिंग स्टॉक आया आपका, इनका टोटल 336,960 और प्लस 140,400, 477,360। यहाँ इन्होंने गड़बड़ किया, इसमें ओवरहेड भी ऐड कर लिया उन्होंने, तो इसलिए अपना मैच नहीं करेगा उनके आंसर से। और फिनिश गुड्स का टोटल ये तीनों है, 1,00,000 प्लस 62,500 प्लस 25,000, डेप्रीसिएशन मत ऐड करना, तो फिनिश गुड स्टॉक है 237,500। तो आपका GP आ जाएगा। तो GP निकालो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है GP? 1,578,500। अब आप बोलोगे सर वो 25% करे, सॉरी 30% बोला था ना, तो 43,05,000 का 30% करे तो कुछ और आ रहा है सर। तो वो गड़बड़ होने की वजह से हो रहा है सारा, है ना, वो ओवरहेड मैच नहीं कर रहे और इसलिए वो रॉन्ग हो रहा है। और फिर उसके बाद बाय GP 1,57,8,500 और इधर आपका 2 सेलिंग ओवरहेड बैलेंसिंग फिगर हो जाना चाहिए और 2 नेट प्रॉफिट आपको चाहिए उसके लिए। तो नेट प्रॉफिट मानना पड़ेगा ना फिर कि जो दिया हुआ है वो सही है, क्योंकि GP कैश कॉस्ट बोल रहे हैं ना वो। नॉन कैश कॉस्ट बोलते तो ले लेता। तो 2 नेट प्रॉफिट, तो सेल है आपकी 43,05,000, वो 25% ऑन कॉस्ट बोल रहे हैं, तो मतलब ये 125 के लिए, तो 25 के लिए कितना होगा? ये एक फिगर हम लोग उनसे मैच कर सकते हैं, ये हमारा भी वही है और उनका भी वही है, इसमें गड़बड़ नहीं है। और फिर इससे आपका सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा 717,500। एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन को मिला के बनाया हुआ है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में एक पॉइंट था, एक क्वेश्चन में एक पॉइंट था, और सबको खिचड़ी बना दी उसकी, और ये तो देखा नहीं कि उससे सोल्यूशन ही रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, सेलिंग ओवर, हाँ बोलो। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कैसे निकालोगे, मतलब सेल माइनस प्रॉफिट? जैसे इसमें टोटल कॉस्ट आ जाएगा, मतलब सेल्स में से प्रॉफिट आके। नहीं तो अब आप उसमें डेप्रिसिएशन मान रहे हो, नहीं मान रहे हो? फिर मानना ही पड़ेगा उसमें तो। नहीं तो हाँ, हम नहीं मान रहे, हम नहीं मान रहे, है ना। 31,360 आ रहा है, 31,360। नहीं पर हम नहीं मान रहे ना। तो ये नोट तो उन्होंने भी लिखा है कि वी आर अज्यूमिंग कि नेट प्रॉफिट इज सेम, कि नॉन कैश कॉस्ट और कैश कॉस्ट से प्रॉफिट सेम आ रहा है, क्योंकि GP में कैश कॉस्ट लिख दिया ना गलती से। और इससे स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल स्टॉक तो हमने ऊपर निकाल ही दिया, 132,080, 132,080 आ गया। WIP स्टॉक प्राइम कॉस्ट पे लिया, तो ये आपका 477,360 आ गया। फिनिश गुड स्टॉक हमने विदाउट डेप्रिसिएशन लिया, कैश कॉस्ट लिया,
237,500 और डेटर्स लिया तो डेटर्स सेल्स से निकालोगे या कॉस्ट से करना है?